तो चलिए आज बात करते हैं पीटर थील की किताब 0 to 1 के बारे में। ये सिर्फ एक बिजनेस बुक नहीं है, नहीं, इसे आप भविष्य बनाने का एक ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं, खास तौर पर उन कंपनियों के लिए जो कुछ एकदम नया करना चाहती हैं। देखिए, किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो ये है कि असली तरक्की नकल करने से नहीं होती। जैसे अगला बिल गेट्स कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने नहीं वाला। अगर हम सिर्फ कामयाब लोगों की नकल करते रहेंगे तो हम उनसे असल में कुछ नहीं सीख रहे हैं। तो थील कहते हैं कि प्रोग्रेस यानी तरक्की दो तरह की होती है। पहली है हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, मतलब 1 से N तक जाना, यानी जो चीजें पहले से काम कर रही हैं उन्हीं की नकल करके उन्हें फैलाना, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और दूसरी है वर्टिकल प्रोग्रेस, यानी 0 से 1 तक जाना, मतलब कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी था ही नहीं, और इसके लिए एक शब्द है टेक्नोलॉजी। और यहीं पर किताब का सबसे जरूरी सवाल आता है, ऐसा कौन सा जरूरी सच है जिसे आप तो मानते हैं लेकिन बहुत कम लोग उस पर आपसे सहमत होते हैं। ये एक बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि इसका जवाब देने के लिए आपको कुछ ऐसा कहना होगा जो ज्यादातर लोग नहीं मानते। और सच कहूं तो यहां पर होशियारी से ज्यादा हिम्मत की जरूरत पड़ती है। तो आज हम 5 जरूरी बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले 0 to 1 की चुनौती क्या है, फिर देखेंगे कि कंपटीशन क्यों अच्छा नहीं है। इसके बाद एक क्रिएटिव मोनोपोली कैसे बनाई जाए, फिर एक तय भविष्य बनाने की सोच के बारे में जानेंगे, और आखिर में फाउंडर के अनोखे विरोधाभास को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, और इसकी शुरुआत होती है .com के दौर से मिले सबक पर सवाल उठाने से। देखिए, ये जो .com का क्रेज था ना, ये यूं ही अचानक नहीं आ गया था। 90 के दशक में पूरी दुनिया में एक तरह की आर्थिक सुस्ती थी, लेकिन उसके बीच इंटरनेट उम्मीद की एक छोटी सी किरण जैसा लग रहा था। और फिर आया वो 18 महीनों का पागलपन, जब लगा कि बस इंटरनेट ही भविष्य है। और जब ये बबल फटा तो सिलिकॉन वैली ने इससे 4 बड़े सबक सीखे, जो एक तरह से नियम ही बन गए। पहला, कि छोटे छोटे कदम उठाओ, बड़े सपने मत देखो। दूसरा, प्लानिंग मत करो, बस फ्लेक्सिबल रहो। तीसरा, कंपटीशन को बेहतर बनाओ, नया मार्केट मत बनाओ। और चौथा, सिर्फ प्रोडक्ट पर ध्यान दो, सेल्स पर नहीं। लेकिन पीटर थील कहते हैं कि असली सच ठीक इसका उल्टा है। छोटे मोटे सुधार करने से अच्छा है कि कुछ बड़ा और साहसी करने का जोखिम उठाया जाए। और हाँ, कोई प्लान ना होने से तो एक बुरा प्लान भी बेहतर होता है। कॉम्पिटिटिव मार्केट मुनाफे को खत्म कर देते हैं, और सेल्स भी उतनी ही जरूरी है जितना कि प्रोडक्ट। और यहीं से हम किताब के सबसे, कह सकते हैं, चौंकाने वाले आइडिया पर आते हैं कि कंपटीशन हारने वालों के लिए होता है। थील यहां पर टॉल्स्टॉय की एक मशहूर कहावत को थोड़ा घुमाकर कहते हैं। वो कहते हैं कि सारी सफल कंपनियां एक दूसरे से अलग होती हैं क्योंकि वे कुछ ऐसा अनोखा करती हैं जो कोई और नहीं कर सकता। मतलब वो एक तरह की मोनोपोली बना लेती है, जबकि बाकी सारी असफल कंपनियां एक जैसी होती हैं। वो सब की सब कंपटीशन के जाल में फंस कर रह जाती है। और ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। हम सोचते हैं कि कैपिटलिज्म और कंपटीशन एक ही चीज है, लेकिन असल में ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। कैपिटलिज्म का मतलब है पैसा बनाना, लेकिन जब बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है तो सारा मुनाफा तो उसी में खत्म हो जाता है। इसे समझने के लिए ये उदाहरण देखिए। साल 2012 में अमेरिका की सभी एयरलाइंस ने मिलकर $160 बिलियन की कमाई की। ये बहुत बड़ी रकम है ना? लेकिन उनका मुनाफा कितना था? लगभग 0। हर पैसेंजर पर सिर्फ 37 सेंट। वहीं दूसरी तरफ गूगल ने उस साल $50 बिलियन कमाए, और उसका 21% हिस्सा सीधा मुनाफे में गया। फर्क साफ है। अब देखिए, जो कंपनियां मोनोपोली होती हैं वो कभी मानती नहीं हैं कि वो मोनोपोली हैं। वो झूठ बोलती हैं। वो खुद को एक बहुत बड़े और मुश्किल मार्केट का छोटा सा हिस्सा बताती हैं ताकि सरकार और लोगों की नज़र उन पर न पड़े। जैसे गूगल कहेगा कि हम तो बस एक छोटी सी टेक कंपनी हैं, सर्च इंजन में बादशाह नहीं। और इसका ठीक उल्टा करती हैं वो कंपनियां जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन में फंसी हैं। वो अपनी छोटी सी दुनिया को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती हैं ताकि लगे कि वो कितनी यूनिक हैं। जैसे कोई कहे कि हम पालो अल्टो में एक लौता ब्रिटिश खाना बेचने वाला रेस्टोरेंट है। मतलब वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो मतलब साफ है, कंपटीशन का मतलब है रोज जीने मरने की लड़ाई। जबकि मोनोपोली से जो पैसा आता है वो कंपनी को आज की चिंता से निकालकर भविष्य के बारे में बड़ा सोचने की आजादी देता है। तो सवाल ये है कि कंपटीशन से बचा कैसे जाए?
चलिए अब बात करते हैं कि एक क्रिएटिव मोनोपोली बनाने का तरीका क्या है। वैसे तो हर मोनोपोली अपने आप में अलग होती है, पर उनमें आमतौर पर इन चार में से कुछ चीजें जरूर होती हैं। एक तो ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे कोई कॉपी ना कर सके। दूसरा, नेटवर्क इफेक्ट्स, यानी जितने ज्यादा लोग यूज करें उतना बेहतर। तीसरा, स्केल का फायदा, मतलब कंपनी जितनी बड़ी हो उतनी मजबूत होती जाए। और चौथा, एक जबरदस्त ब्रांड। यहां पे टेक्नोलॉजी की बात करें तो सिर्फ थोड़ा सा बेहतर होना काफी नहीं है। आपकी टेक्नोलॉजी अपने सबसे करीबी कॉम्पिटिटर से कम 10 गुना बेहतर होनी चाहिए। जी हाँ, 10x, क्योंकि जब आप इतने बेहतर होते हैं तो लोगों को साफ साफ दिखता है कि आप ही बेस्ट हैं और फिर कंपटीशन की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। जैसे पेपैल ने चेक से पेमेंट करने के मुकाबले ऑनलाइन पेमेंट को 10 गुना ज्यादा आसान बना दिया। और एक मोनोपोली बनाने की स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि पहले ही दिन एक बहुत बड़े मार्केट पर हमला कर दो। नहीं, स्ट्रैटेजी है कि पहले एक बहुत छोटे और खास मार्केट को चुनो और उस पर पूरी तरह से हावी हो जाओ। जब उस पर कब्जा हो जाए फिर धीरे धीरे उससे जुड़े दूसरे मार्केट्स में कदम रखो। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों ने यही रास्ता अपनाया है। अमेज़न ने शुरुआत सिर्फ किताबों से की, ईबे ने शुरुआत की उन लोगों से जो शौक के लिए चीजें बेचते खरीदते थे, और पेपैल ने भी सबसे पहले ईबे के पावर सेलर्स पर फोकस किया था। और ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज वाली सोच के बिल्कुल खिलाफ है। मतलब किसी मार्केट में सबसे पहले घुसना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि आप उस मार्केट में आखिरी बड़ी छलांग लगाएं और फिर सालों तक मोनोपोली के मुनाफे का मजा लें। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट तो है, लेकिन इसे हकीकत में बदलने के लिए एक खास तरह की सोच चाहिए। तो अब बात करते हैं उन लोगों की और उनकी मानसिकता की जो कुछ नया बनाते हैं। थील एक बहुत दमदार बात कहते हैं। आप लॉटरी का टिकट नहीं है। इसका मतलब है कि सफलता कोई किस्मत का खेल नहीं है। ये सोच समझकर बनाई गई योजनाओं और मेहनत का नतीजा होती है। ये कभी भी बस यूं ही नहीं मिल जाती। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि हम भविष्य को कैसे देखते हैं। क्या हम ये मानते हैं कि भविष्य को हम बना सकते हैं, उसे एक आकार दे सकते हैं, या फिर हम ये सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, सब कुछ किस्मत के हाथ में है। हमारा आज का हर काम इसी सोच पर निर्भर करता है। थील कहते हैं कि आज के दौर में हम एक अनिश्चित आशावाद में जी रहे हैं। मतलब हमें लगता तो है कि भविष्य अच्छा होगा, लेकिन कैसे होगा इसका कोई पक्का प्लान हमारे पास नहीं है। ये 1950 और 60 के दशक के निश्चित आशावाद से बिल्कुल अलग है, जब लोग गोल्डन गेट ब्रिज और चांद पर जाने जैसे बड़े बड़े और मुश्किल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। और एक स्टार्टअप शुरू करना वो सबसे बड़ा काम है जिस पर किसी एक इंसान का पूरा कंट्रोल हो सकता है। इसकी शुरुआत ही इस यकीन से होती है कि किस्मत को कोसा नहीं जाएगा, बल्कि दुनिया के एक छोटे से हिस्से को अपनी मेहनत से बदला जाएगा। तो ये जो खास सोच रखने वाले लोग हैं, ये कौन होते हैं? ये होते हैं फाउंडर्स। और ये लोग अक्सर बड़े विरोधाभासी किस्म के होते हैं। आप देखेंगे कि फाउंडर्स में अक्सर बहुत ही अजीब और एक दूसरे से उल्टे गुण होते हैं। वो एक ही वक्त में सिस्टम का हिस्सा भी होते हैं और उससे बाहर भी। अमीर भी हो सकते हैं और गरीब भी। लोग उनकी पूजा भी करते हैं और उनसे नफरत भी। वो आम लोगों जैसे नहीं होते। इसके कुछ उदाहरण देखिए। रिचर्ड ब्रांसन, जो एक शोमैन भी हैं और एक जबरदस्त बिजनेसमैन भी, या फिर बिल गेट्स, जो एक शर्मीले नर्डी लड़के से दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए, और स्टीव जॉब्स, एक कलाकार जिन्हें अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया और फिर वही उसे बचाने के लिए वापस आए। ये सब लोग उस सिस्टम के अंदर भी थे और बाहर भी, जिसे इन्होंने हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन एक फाउंडर के लिए सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि वो अपनी ही कहानी और अपनी ही महानता के मिथक में इतना खो जाए कि वो हकीकत से दूर हो जाए। उन्हें याद रखना चाहिए कि उनका असली काम सिर्फ महान बनना नहीं, बल्कि अपनी पूरी टीम से उनका बेस्ट काम करवाना है। तो आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। हमारा भविष्य कैसा होगा? क्या हम ठहराव की ओर बढ़ रहे हैं या फिर एक नई विलक्षणता की ओर? देखिए, भविष्य अपने आप नहीं बन जाएगा। वो कोई अपने आप आने वाली चीज नहीं है। हम सबको मिलकर उसे बनाना होगा। और अंत में थील कहते हैं कि उन्होंने जो सबसे बड़ा पैटर्न देखा है वो ये है कि सफल लोग उन जगहों पर वैल्यू खोजते हैं जहां कोई और नहीं देख रहा होता। और वो ऐसा इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि वो बने बनाए फॉर्मूलों पर नहीं चलते, बल्कि हर चीज के बारे में बिल्कुल शुरुआत से, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचते हैं। 0 से 1 तक जाने के लिए हमें भी यही करना होगा।
परंपरा को छोड़कर दुनिया को एक नए नजरिए से देखना होगा, और शायद वहीं हमें वो रहस्य मिलेंगे जिनसे दुनिया को बदलने वाली कंपनियां बनती हैं।